हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी के कुछ प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप CG का एग्ज़ाम देंगे तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। तो जो 10 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं वो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि मुहावरे आते हैं उसमें, या वाक्य आते हैं, छंद आते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं किसी भी एक तरीके से बुक के लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो आज से हम सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि स्पेशली आपके CG का जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो देखिए, तुर्की भाषा जो आपको यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची, इनमें से आपको ध्यान देना है कि जो तुर्की भाषा का शब्द है वो हमारा है लास्ट वाला, नहीं कैंची। जी हाँ, कैंची हमारा एक तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द हम किसको बोलते हैं। अब देखिए, शब्द के बारे में आपको यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन। जैसे कि पहले दिया गया, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। उसका सेकंड दिया गया कि शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, शब्द वर्णों से बने होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो देखिए, शब्द जो भी होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप में एक स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। जैसे कि मान लो मैंने कुछ ये बोला कि घर। अब देखिए, घर एक तरीके से एक शब्द है। अब घर का ही एक तरीके से खुद का एक स्वतंत्र और अर्थवान इकाई कि हाँ, घर का मतलब होगा कि जहाँ पे लोग रहते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जाना या खाना, तो इस तरीके से वो स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि शब्द के लिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, ये राइट होगा कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यहाँ पे कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, स्रोत की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिकली आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट सही होगा कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को हम 5 प्रकार से यहाँ पे बांट सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वाच्य के यहाँ पे जो प्रकार होते हैं वो होते 3 प्रकार होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको राइट होगा। अब देखिए, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना के पढ़ाऊँगा भी कि वाच्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, या छंद क्या होते हैं, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके वजह से आपको ध्यान देना है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। हमारे वाच्य में 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार आपको क्रम बताना है कि किसके बाद कौन यहाँ पे आए थे। तो देखिए, आपको यहाँ पे 4 लेखक मेनली दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। तो इनका जो सही क्रम है वो देखिए हमारा है थर्ड वाला ऑप्शंस, यानी कि सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके बाद मिश्र बंधु, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद लास्ट में रामकुमार वर्मा। तो इस तरीके से ये आपको क्रम में याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो ये छंद हमारा जो होता है मेनली 4 प्रकार का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि छंद के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है। इनमें से कौन सी आपकी रचना जो मैथिली शरणगुप्त ने लिखा था, तो वो आपका है साकेत। ये साकेत के जो लेखक है वो मैथिली शरणगुप्त है। इसके अलावा और भी इनकी रचनाएँ हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में साकेत के बारे में हमको देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। अब देखिए, इनमें से हम देखेंगे कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए, यशोधरा भी मैथिली शरणगुप्त की है, भारत भारती भी मैथिली शरणगुप्त की है, और जयद्रथ वध भी मैथिली शरणगुप्त की है। तो इनमें से जो फर्स्ट है रश्मि रथी, ये रश्मि रथी मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखी है। इसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे काव्य। काव्य के कितने रस होते हैं। तो देखिए, काव्य के जो रस होते हैं वो मिले 9 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा कि 9 प्रकार के हमारे काव्य यानी कि रस होते हैं। और हम लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, इनमें से किस शब्द को हम पुल्लिंग मानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुर्सी हमारा स्त्रीलिंग है, साइकिल भी हमारी स्त्रीलिंग होती है, और छत भी हमारी स्त्रीलिंग होती है। इसमें से शरबत आपका ऐसा वर्ड है जो कि पुल्लिंग माना जाता है।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ 10 आज क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट यहाँ लेके आएंगे हिंदी के लिए, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी, अदर टॉपिक पे भी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप डेली ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो कन्फर्म में जब आप एग्ज़ाम देंगे CGBET का तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।